हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सफर में। तो हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पिछली क्लास में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके डिफरेंसेस को हमने देखा था। तो क्लास में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको जो है वो दो तीन बड़ी अच्छी इंस्पायरिंग लाइन मुझे कहीं मिली, मैंने सोचा कि चलिए आपसे शेयर करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत में हम दो चार बड़ी अच्छी सी लाइनें मुझे कहीं किसी बुक में मिली, तो मैंने कहा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। वो घायल तो हर परिंदा है साहब, घायल तो हर परिंदा है साहब, मगर जो फिर से उड़ सका, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है साहब, वही जिंदा है साहब। अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, हर काम को सृजन में बदलिए, हर काम को सृजन में बदलिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारा काम नहीं है, ये हमारा क्रिएशन है, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आर्ट है। और इस आर्ट के फ्रेम से जो निकल कर आएगा ना, विजेता होगा, एक बेहतर डॉक्टर होगा। तो याद रखिए, आप अपने भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं। आप यहां पर जो है वैसे एक होता ना मूर्तिकार कि वो धीमे धीमे मारता है और एक पत्थर से जो है वो सुंदर सी मूर्ति बनाता है, बस उसी फेज में आप हैं यहां पर। तो आपको अपने अंदर से सफलता को बाहर निकालना है कि इट नीड्स पैशंस, कंसिस्टेंसी। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट बना रहना पड़ेगा, कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करना, जो रूटीन बायोमेंटर्स का उसको फॉलो करना। आपकी सुविधा के लिए रूटीन में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है कि क्लासेस बायोमेंटर की 12 से 6 ही लगेंगी। अब क्या 6 बजे के 6 PM के बाद क्लासेस को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। लगेगा हमें जरूरत है तो हम अपना जो गैप का ड्यूरेशन है वो 30 मिनट की बजाय 20 मिनट कर देंगे। लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, यदि मैं 2 लेक्चर के बीच का ड्यूरेशन जो है वो 15 मिनट का रखता हूं, 20 मिनट रखता हूं, तो उस समय आपको जो है अपनी आईज क्लोज करके जो है अपनी आंखों को आराम देना होगा, ताकि आपको आई की प्रॉब्लम ना हो बेटा, ठीक है ना। मतलब देखिए, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, क्योंकि हम इतने घंटे स्क्रीन के सामने रहेंगे तो आंखों पर बट ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो असर पड़ता है। तो आपको अपनी आंखों का बेटा ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमारे पास पढ़ाने का इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है, ठीक है। तो आपको रिजोल्यूशन कम रखिए, स्क्रीन का ब्राइटनेस कम रखिए के, और दूसरा इसके अलावा ये है कि 2 लेक्चर के बीच में 10 से 15 मिनट आपके आईज क्लोज रहना चाहिए बेटा, ठीक है ना। आप आराम करें, सोचें कि क्या ले, और देखिए उसको ये मत सोचिए कि सर ने हमको आराम करने को बोल दिया है, हमारा समय खराब करने को बोल दिया है। ये सोचिए कि सर ने ये बोला है कि जो लेक्चर में हो गया है, आपने जो 45 मिनट 50 मिनट के लेक्चर में जो देखा है, 10 मिनट दिमाग अपना आंखें बंद कीजिए और रिकॉल कीजिए कि मैंने लेक्चर की शुरुआत से लेकर लेक्चर के लास्ट तक क्या क्या आपको बतलाया था और क्या है। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा आपको, कभी आप भूलेंगे नहीं उन चीजों को, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके पहले आप आंसर करेंगे, फिर हम चैप्टर में बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, तो देखिए बताइए मुझे, सबसे पहले तो आप बताइए मुझे कि जो इमेज नंबर 1 है, कि इमेज नंबर 1 के हमने इसको बोल दिया इमेज 1 बोल दिया, ताकि आप आंसर दे तो मैं समझ जाऊं क्या आंसर है। इमेज नंबर 1 में जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है बेटा, ठीक है। और ये कौन सा मेथड है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड का नाम बताइए, ठीक है। इमेज नंबर 1 को, इमेज नंबर 1 को पहचानिए, बताइए कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और ये कौन सी मेथड को शो कर रहा है, ठीक है। देन कमिंग टू द इमेज नंबर 2, अब इमेज नंबर 2 पे हमें, ठीक है, बताइए बेटा सेम क्वेश्चन कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और ये किस मेथड को शो करता है, ये आप मुझे बतलाएंगे। कौन बतलाएगा, मेरा कमांडो मुझे बतलाएगा ये, ठीक है बेटा, क्लियर, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको बताना है कि प्लीज आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स के, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनिज्म किसके अंदर है, के देखो बेटा ये क्या है, ये नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही इमेज वाले क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, तो हमको अभी से प्रैक्टिस करना है। फ्रॉम द बिगिनिंग डे 1 फोकसिंग ऑन द नीट, ठीक है ना। वो कब होगा नहीं मतलब हमको, हमें तो इतना पता है कि आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा पुख्ता पढ़ा होना चाहिए कि हम इसमें कभी कंफ्यूज ही ना हो, ठीक है। बताइए ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है ना, ये क्या है, ठीक है, और ये क्या है आपको बताना, ठीक है। और किस किस ऑर्गेनिज्म में हमको देखने मिलता है, ठीक है। तो इमेज नंबर ए को पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि वो स्ट्रक्चर क्या है और किस में होता है। इमेज नंबर बी को जो है आइडेंटिफाई कीजिए कि वो क्या है, किस में होता है।
इमेज नंबर सी को आइडेंटिफाई कीजिए, जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और किस में होता है बताइए कौन सा ऑर्गेनिज्म के, और इमेज नंबर डी के बारे में भी सेम आपको बतलाना है, ठीक है ना? क्लियर? बस नहीं हुआ अभी, अभी तो शुरुआत है, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बाद में ना कहना सर इतना सारा पढ़ा दिया। चलिए तो अब बताइए ये कौन सा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, और ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है? क्लियर? स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, ये आपको बतलाना है, क्या? चलिए तो अब हमने क्या देखा बेटा, अब अरे अभी तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ अभी, है ना? ये बताना है आपको कि आपको इस इमेज में दिखाई पड़ रहा है कि एक वाटर बॉडी पूरी भर चुकी है, एक वाटर बॉडी पूरी भर चुकी है। आपको पता है वाटर बॉडी के पूरे भरने से क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि जो बारिश का पानी होता है ना, वो फिर जो है वो शहर के अंदर जाएगा, क्योंकि पहले वाटर बॉडी में ड्रेन करके भर जाता था वो पानी, अब क्या है वो चूंकि पहले से ही जो है उसमें ऐसा हो चुका, उसकी जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, तो पानी सड़कों पर आने लगेगा, बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है ना? क्लियर? तो बताइए किस प्लांट को हम जो है वो टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं? साइंटिफिक नेम, ठीक है? आपको देना है इसका साइंटिफिक नेम देना है इसको, ठीक है? और रीजन क्या ऐसा है इसके अंदर, क्या ऐसा है इस प्लांट के अंदर जिससे कि इसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं? देखो बेटा, आपसे मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि फिटनेस क्या होता, तो आप में से कई लोगों ने उसका आंसर सही किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों ने आंसर उसका गलत किया कि रिप्रोडक्शन में फिटनेस वर्ड का मतलब क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि डार्विन ने बतलाया था, चार्ल्स डार्विन ने बतलाया था कि फिटनेस का मतलब यह होता है कि एक स्पीसीज, देखिए क्या होता है फिटनेस का मतलब होता है कि जब इवोल्यूशन के दौरान कई सारी स्पीसीज के कई सारे जेनेटिक कॉम्बिनेशन होते हैं, स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में विभिन्नताएं होती हैं, उनके बीच में वेरिएशन होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी अधिक संतानों को उत्पन्न करते हैं और उनका नंबर धीमे धीमे बढ़ने लगता है, मतलब मोर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ठीक है, इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, के बदलते हुए एनवायरनमेंट में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अधिक होती है और इसलिए दे लीव द मोर ऑफ स्प्रिंग, तो प्रकृति में वो अधिक दिखाई पड़ने लगते हैं, नेचुरल सिलेक्शन उसका हो जाता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है ना? क्लियर? तो कई लोगों ने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए, उनके सेक्स ऑर्गन हेल्दी रहे, ये सब गलत है, यानी यू शुड लुक एट द इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन किया था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब ये है बेटा कि प्रकृति में, नेचर में वो जीवित जीव जो है जब रिप्रोड्यूस करेगा तो उसकी संतानें, उसकी ऑफ स्प्रिंग अधिक सर्वाइव करेंगी, नंबर बढ़ने लगेगा उनका, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा आपके। तो पिछली क्लास में जहां बात खत्म की थी, मैंने आपसे कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक बड़ी कॉमन मेथड, इट्स ए कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म के दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैंने कहा था जैसे एल्गी हुए, फंजाई हुए, ये जो है वो बड़े कॉमनली जो है सबसे जब भी कंडीशन फेवरेबल होगी, कंडीशन अनुकूलतम होगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही इनको एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, जैसे ही इनको प्रतिकूल अवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा, तो क्या होगा बेटा, तब ये जो है एडवर्स कंडीशन में क्या करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपना लेंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों अपना लेंगे? मैंने कहा था इफ the conditions are unfavorable, it means the environment is changing. If the conditions are unfavorable, it means the environment is changing and changing environment needs adaptation. कि यदि जिंदा रहना है तो भैया अपने आप को बदलो, और बदलने के लिए डिफरेंट वेरिएशन चाहिए पड़ेंगे, आपको डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन चाहिए पड़ेंगे, और वो जो डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं आ सकते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएंट्स आएंगे और उन अंतरों में हो सकता है कोई अंतर ऐसा हो जिस पे जीव सर्वाइव कर जाए। गॉट इट? आई बात समझ में? कहने का मतलब यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूंकि जेनेटिक वेरिएंट्स को उत्पन्न करता है, अलग अलग तरह के जीव बन सकते हैं उसमें जिनके जेनेटिक कंपोजिशन अलग अलग है, थोड़ा कैरेक्टर में अंतर होगा, तो हो सकता है चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन जो आज एडवर्स बन चुकी है उसमें कोई ना कोई सर्वाइव कर जाए। That's why प्रकृति ने इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चुना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? फिर क्या है? एसेक्सुअल
वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन हायर प्लांट। हायर प्लांट्स में आपको जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने मिलेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा, लेकिन वहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। और प्रोपेग्यूल्स क्या होती है, पिछली बार हमने बात किया था इसके ऊपर के, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वर्धी प्रजनन हमको देखने मिलेगा के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और एनिमल्स जो होते हैं उनमें आपको जो है केवल एनिमल्स में केवल आपको जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एनिमल में देखने मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्लियर, मोस्ट ऑफ द एनिमल में, ठीक। लोअर एनिमल्स में जो है जरूर आपको जो है देखने मिल सकता है, जैसे हमने देखा था प्लेनेरिया के, प्लेनेरिया में जो है वो हाई रेट ऑफ रीजनरेशन होता है उसमें के। तो एक्चुअली कई बच्चों ने पूछा सर प्लेनेरिया में जब काट के इसको ये कई हिस्सों में बढ़ जाता है तो इसमें जो है ओवरी की और टेस्टिस की जरूरत क्या है, तो एक्चुअली बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, एडवर्स कंडीशन आएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा वो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि एक ही तरह का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकता है लोअर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स में आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द एनिमल में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहां पे कि तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमने जो है वो एक बात समझ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, ठीक है ना। सेक्सुअल पे बात करना बाकी है भी, ठीक है। मैंने कहा आपसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पार्थेनोजेनेसिस को शो करते हैं, क्या, ठीक है। मतलब इनके जो एग होते हैं, सीधा जो एग होते हैं, एग से ये सीधा एनिमल को बना सकते हैं। कुछ तरह की छिपकलियां होती हैं, कुछ तरीके से हम हनी बीज की बात करें यहाँ पेट के, तो देयर में भी सम ऑर्गेनिज्म दैट मे शो दी पार्थेनोजेनेसिस। क्या पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना। ये टर्म याद रखना है, द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। जीव का विकास जो अनिषेचित अंड से होता है उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, कि द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब कुछ पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी नोट कर लेते हैं के, याद रखिए। पहला पॉइंट के ये टर्मिनोलॉजी है और याद रखना है बेटा आपको, ठीक है ना, ये भूलना नहीं। अब कई बच्चों का बोला सर कई बच्चों ने ये भी बोला कि सर आप 11th और 12th का ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे बेटा मैं बिल्कुल नीट का ही पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। आपका कोई भी बायोलॉजी में एक भी चैप्टर ऐसा ना होगा जहां पे आपको लिंक एस्टैब्लिश ना हो। याद करो लिविंग वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, यहां भी रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हमके, तो कनेक्टेड चलेगा पूरा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं होगी, यदि समझने में दिक्कत होगी तो वो मेरा फेलियर होगा, ठीक है। एंड आई नेवर वांट टू फेल, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि देखो बेटा ऐसा है ना कि इस शिद्दत से हमको पढ़ना है, मेहनत करना है, इस शिद्दत से हमको मेहनत करना है कि हमारे सामने छोटे मोटे ऑब्स्टिकल तो कहीं स्टैंड ही ना करते हो, ठीक है। अपने बारे में अपने क्षमताओं को इतना, देखिए आप सब लोग क्या है, आप सब लोग बहुत ही चार्ज बारूद से भरे, ऐसे होता नहीं जैसे बोलते हैं कि एकदम कि जिंदगी में कुछ चाहिए हमको बड़ा अचीव करना है, वैसे लोग हैं। क्यों आप बोलोगे सर आपको किससे मालूम चला, हम तो ऐसे नहीं बेटा आप वैसे हैं, क्योंकि यदि इफ यू आर वॉचिंग माई लेक्चर, YouTube में इतना वीडियो कंटेंट है कि आप दिन भर बैठ के देखेंगे तो भी आप इंटरटेन होते रहेंगे, हंसते रहेंगे बैठ के आपके, और आपको जो है वो कुछ करना ही नहीं। बट आपने वो सब ना चुन के, आपने बड़े बड़े भारी यूट्यूबर हैं उनको ना चुनकर आपने जो है वो मुझको चुना और मुझसे आप पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है, या एप्लीकेशन पर आप आके पढ़ रहे हैं, आप जो है वो तमाम इतने सारे एप्लीकेशन एंटरटेन वाले वो सोच के आप यहां पढ़ रहे हैं, मतलब बेटा आप कमांडो तो हैं, आप सच्चे व्यक्ति हैं जो 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 लर्न करने के लिए यहां पे आया, सीखने कुछ यहां पे आया, ठीक है ना। तो मतलब जीत की पहले पायदान पर तो आप पहुंच चुके हैं कि अब बस आगे इसको मेंटेन रखना है। चलिए नोट कीजिए, है ना, एपोमिक्सिस नोट करना है, कॉपी में दिखना चाहिए। एपोमिक्सिस आगे के इट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो एपोमिक्सिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना बेटा, ठीक है, क्लियर। क्लोन्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया, एक बार फिर से नोट करते हैं। क्लोन्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के, आकारिकी रूप से और अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को हम क्लोन्स कहते हैं के। और याद रखना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनते हैं। और ब्रैकेट लिखिए इंडिविजुअल्स नोन एज रैमेट्स के। तो एक वर्ड, ये कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे वर्ड आते हैं तो हमको समझ में नहीं आता क्या पूछ लिया उन्होंने के। तो ऐसे यानी जो क्लोन्स होते हैं उसमें एक जीव को क्या बोलोगे आप, रैमेट बोलते हैं हम के। द इंडिविजुअल्स नोन एज रैमेट्स के, ठीक है, प्रत्येक जीव को हम रैमेट कहते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, हमने एक प्रकार से ब्रीफिंग कर लिया यहां पे, ठीक है। यानी अलैंगिक प्रजनन जो है वो एक पालक से होता है, यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है।
क्लियर? सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ड लिखिए इसके, सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमेटिक पार्ट ऑफ पेरेंटल प्लांट ऑर्गेनिज्म के। अरे भाई जब से लीफ से बन गया, स्टेम की कटिंग से बन गया के, तो हमने क्या बोला, सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन के। देखो बेटा दो तरीके से होते हैं ना, सोमेटिक सेल और गैमेटिक सेल होती है। सोमेटिक सेल होती है जो कि डिप्लॉइड सेल होती है, जो बॉडी पार्ट का हिस्सा होती है के। तो क्या लिखा हमने, सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो क्या होता है, इसका मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमेटिक पार्ट ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के। जो पैतृक जीव होता है उससे जो है वो नए उसके सोमेटिक पार्ट से, दैहिक भाग से, हिंदी में बोलते हैं इसको दैहिक भाग, सोमेटिक दैहिक भाग से नए जीव का विकास होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आते हैं हम कि एनसीईआरटी में यहां बात खत्म किया था, उन्होंने कहा था कि हायर प्लांट्स में आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने मिलता है। मतलब यहां पर हम प्लांट की कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, नए पौधे को हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोगों को कि गुलाब की कटिंग लगाते हैं, यानी जो रोज प्लांट होता है उसकी कटिंग लगाते हैं, यानी अच्छा गुलाब हुआ कटिंग काट देते हैं, उसको लगा देते हैं। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट जिनकी कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कटिंग का, लेयरिंग का, इन सब मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग। आप बोलोगे सर ये सब क्या है? एक्चुअली बेटा देखो ऐसा है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन एनटीए के डेटाबेस के अंदर ये सब जानकारी है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप? देखो बेटा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो मॉक टेस्ट दे रही है बच्चों को एग्जाम के लिए, उसके डेटाबेस में जो क्वेश्चन फीड हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी फीड हैं। तो हमको इनके लिए तैयार रहना है हमको, इसलिए ये जो मैं बता रहा हूं ये दिमाग में रखिएगा। जो बातें हम आगे करने जा रहे हैं वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि डेटाबेस में क्वेश्चन है तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन वो आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए आप क्या देख रहे हैं, जब हम कटिंग की बात करते हैं तो हमने क्या किया, एक स्टेम का ब्रांच को लिया, हमने काट लिया, काट के दूसरे गमले में लगा दिया हमने। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उसमें से जो है धीमे धीमे एडवेंटेशियस रूट आएगी, उसमें क्या आएगी, अपस्थानिक जड़ें। कटिंग में जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो जो जड़ों का विकास होगा वो होंगी एडवेंटेशियस रूट्स होंगी, वो अपस्थानिक जड़ें होंगी। जो वास्तविक टू रूट, जो वास्तविक जड़ें होती है वो सीड के रेडिकल से बनती है, रेडिकल ऑफ सीड के, वो सीड के रेडिकल से बनती है। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल। सीड में एम्ब्रियो होता है, प्लांट के सीड में एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो में जो ग्रोइंग पॉइंट रूट का विकास करता है, रूट को डेवलप करता है, उसे हम रेडिकल कहते हैं। जो शूट को डेवलप करता है उसे प्लूम्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रू रूट वास्तविक जड़ रेडिकल से बनती है, लेकिन कटिंग में जो रूट बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एडवेंटेशियस रूट बोलेंगे। और हमेशा रूट कहां से निकलती है, वो निकलती है नोड वाले हिस्से से निकलती है, नोड वाले हिस्से से रूट का विकास होता है। ठीक है, क्लियर? तो मैंने क्या कहा, कटिंग ए पार्ट ऑफ स्टेम इज कट एंड द कट एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन मोइस्ट सॉइल। ठीक, तो हम क्या करते हैं, स्टेम का एक हिस्सा काटेंगे, काटे हुए हिस्से को जमीन में, मिट्टी में लगा देंगे हम, तो उससे जो है नया प्लांट बन जाएगा। कटिंग का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं हम, रोज के लिए करते हैं, मैंगो के लिए करते हैं, गुआवा के लिए करते हैं, लीची के लिए करते हैं, लेमन के लिए करते हैं। आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल लिख लो, एनटीए के डेटाबेस में एग्जाम्पल हैं। ठीक है, गलतफहमी मत रहना, आ गया ना तो ये क्वेश्चन सिंपल सड़ा सा क्वेश्चन है और ये भी बाउंस कर जाएगा, इसलिए प्लीज के दिमाग में रखना है इस बात को। के तो रोज, मैंगो, गुआवा, लीची और लेमन में हमको कटिंग देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर? फिर आते हैं हम लेयरिंग पर कि लेयरिंग क्या होता है। आप सिंपल, आप अपने घर के लिए, आप जो है आपके आसपास बगीचा हो तो आप अपने घर में करके देख सकते हैं इस प्रयोग को। आपने क्या किया, प्लांट का एक हिस्सा लिया आपने, देखिए यानी सिंपल लेयरिंग में क्या किया हमने एक स्टेम की जो ब्रांच है, जो स्टेम में जो सबसे नीचे वाली जो ब्रांच थी जिसका झुकाव, जिसको नीचे की ओर झुकाकर हम जो है मिट्टी की तक पहुंचा सकते थे, आपने उस ब्रांच को लिया और उसको एक क्लिप के थ्रू, एक क्लिप लिया आपने, उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया आपने। कुछ समय के बाद क्या देखेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे आपकी यहां पर से रूट निकल आएगा, यहां से रूट निकल आएगा ये। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे यहां से काट देंगे, यहां से कट कर दीजिए, यहां से इसको आप जो है यहां से काट दीजिए, इसको कट कर देंगे, इसको आप यहां से आपने इसको कट कर दिया। कट करने पर क्या हो गया, फिर ये एक नया सेपरेट, ये एक नया सेपरेट प्लांट बन गया, ये एक नया सेपरेट प्लांट बन जाएगा, है ना? ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप, है ना? और अब क्या किया आपने, कहा सर हमको तो नहीं मिल रही कोई ऐसी ब्रांच जो बिल्कुल नीचे इसको हम मिट्टी में दबा सकें, देन यू शुड यूज दी स्टूल लेयरिंग।
और माउंट लेयरिंग के उसको यूज करो। आपके क्या किया आपने इस बार, आपने कहा कि हमको ऐसी कोई ब्रांच नहीं मिली थी जो कि नीचे तरफ हो, तो हमने क्या किया, हमने मिट्टी का एक ढेर बनाया और उसको ऊपर करते करते ले गए हमने, और कहां तक कवर कर लिया, जहां से ब्रांचिंग हो रही थी वहां तक हमने कवर कर लिया। देखिए कवर कर लिया। अब क्या हुआ, कवर करने पे क्या देखा आपने, आपने देखा कि यहां पे जो मिट्टी, जो भी तने का हिस्सा मिट्टी से ढक दिया आपने, वहां पे ब्रांचिंग थी, हिस्सा ढक दिया आपने, तो क्या हुआ, हर एक ब्रांच के नीचे एडवेंटेजेस रूट्स बनने लगी। देखिए आप, ये रूट बनी यहां पे, ये रूट बनी यहां पे के, और फाइनली क्या हुआ, एक प्लांट ये बन गया, दूसरा प्लांट ये बन गया, तीन प्लांट के अलग अलग प्लांट बन गए ना, ठीक है। और उनको हटाया आपने और एक अलग जगह लगा दिया आपने, ठीक है। ये है माउंट लेयरिंग है, ठीक है। फिर एयर लेयरिंग में क्या करते हैं हम, एयर लेयरिंग में क्या किया, आपने कहा कि अरे सर अब तो हमारे पास ये माउंट लेयरिंग की संभावना भी नहीं है, अब हम क्या करें, तो हमने कहा भैया ऐसा है, बड़ा प्लांट है ना, तो कुछ मत करो, आप उसकी एक स्टेम की ब्रांच को चुनो और उसका बार्क निकाल दो, छाल निकाल दो उसका, आपके क्या निकाल दो, उसका छाल निकाल दो आप, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बार्क, बार्क को रिमूव कर दो आप रिंग के फॉर्म में, ठीक है। आप बोलोगे सर बार्क क्या होता है, देखो बेटा 11th क्लास में यदि आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि बार्क का मतलब होता है ऑल द टिश्यूज आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम इज नोन एज बार्क, के संवहनी कैम्बियम के बाहर के सभी टिश्यू को बार्क कहते हैं के। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो इतना भर याद रखें, पढ़ाऊंगा आपको बेटा मैं, के इतना भर याद रखें कि छाल का मतलब होता है कि एक ऐसा टिश्यू जिसमें कि फ्लोएम भी बाहर निकल जाता है, फ्लोएम को भी बाहर निकालते हो आपके, तो आपने क्या किया कि उसका फूड कनेक्शन उसका आपने हटा दिया, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है, तो आपने क्या किया, इससे मान लो ये छाल है तो यहां से आपने इसको काट के एक हिस्सा इसका हटा दिया आपने, ठीक है। देखिए आप यहां पे ये ना, ये देखो ये क्या था, ये बार्क था, इसका ऊपर का हिस्सा बार्क था, इसको हटा दिया आपने। तो हटाने के बाद क्या किया आपने, मिट्टी लिया आपने, मॉस लिया, आपने मिट्टी क्या होता है जल्दी सूख जाता है, आपने मॉस लिया। मॉस मतलब होते हैं बेटा कुछ ब्रायोफाइटा होते हैं, पीट मॉस बोलते हैं, ब्रायोफाइटा होता है, तो आपने मॉस लिया आपने, ठीक है, कुछ ऐसा हिस्सा लिया आपने जो लंबे समय तक नम रहता है। तो जो हॉर्टिकल्चर सेंटर में जो लोग काम करते हैं वो जनरली मॉस यूज करते हैं, मॉस जो है वो नमी को अधिक समय तक रखता है, ठीक है। मॉस क्या होता है, एक तरह के ब्रायोफाइटा होते हैं, ड्राइड माइस मॉस जो होते हैं, सूखे हुए ब्रायोफाइट जो होते हैं उनका वो इस्तेमाल करते हैं, वो वाटर को रिटर्न कर पाते हैं। उस मॉस को लिया आपने, मिट्टी में मिलाया आपने, उसको उसमें लगा दिया आपने, और आपने उसको पैक कर दिया, प्लास्टिक से पैक कर दिया। अब क्या हुआ, अब देखा आपने कि थोड़े समय के बाद जो है उसमें से जड़ों का विकास होने, जो हिस्सा यहां पे क्या होगा बेटा, ये हिस्सा क्या, ये तने का ऊपरी हिस्सा है, ये निचला हिस्सा, तो यहां पे जड़ों का विकास होगा, रूट का डेवलपमेंट यहां पे होगा, ठीक है, क्लियर। और बाद में आप इसे काट के हटा लेंगे और नया प्लांट लगा लेंगे आप, ठीक है, क्लियर। तो लेयरिंग कहां कहां देखने मिलता है, लेयरिंग के मैंने आपसे कहा द स्टेम ऑफ ए प्लांट इज बेंड डाउन अंटिल इट टचेस द सॉइल, के तने का, पौधे के तने को हम क्या करते हैं, इतना झुकाते हैं उसको हम कि वो मिट्टी को टच कर जाए। द स्टेम इज देन कट वंस इट डेवलप रूट, के जैसे ही उसमें जड़ों का विकास होता है हम स्टेम का हिस्सा का ब्रांच को काट लेते हैं और नए पौधे के रूप में लगा लेते हैं। के लेयरिंग इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन लेमन, रोज एंड जास्मिन, के जास्मिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, ठीक है ना, क्लियर। यहां पर आपको लेयरिंग देखने मिलेगा बेटा, है ना, ठीक है। चलिए देन कम टू द एयर लेयरिंग। तो मैंने आपसे कहा ना कि ए स्लांटिंग कट इज मेड इन द स्टेम, के स्टेम में एक कट लगाते हैं हम के, एंड कैप्ट सेपरेट विथ ए टूथपिक, और टूथपिक से उसको हम अलग हटा, उसको हिस्से को हम हटा देते हैं, कट लगाने के बाद वो पूरा लेयर निकाल देते हैं। मॉस एंड प्लास्टिक इज रैप्ड अराउंड इट टिल रूट ग्रोथ, के हम मॉस और प्लास्टिक को लेकर कवर कर देते हैं जब तक जड़ों का विकास ना हो, और जैसे ही नई जड़ें बनती है काट के अलग कर देंगे और नया पौधा लगा लेंगे। एयर लेयरिंग इज ऑल्सो सीन इन जास्मिन, ठीक है। फिर अब ये क्या है बेटा, ये हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, दिस इज द ग्राफ्टिंग, दिस मेथड इज नोन एज द ग्राफ्टिंग, इस मेथड को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग के। तो ग्राफ्टिंग में क्या किया हमने, आपने कभी देखा है कुछ में, जैसे मेरे फादर, जब मेरे फादर जो है वो थे यहाँ पे मतलब जब जीवित थे, तो वो उनको बड़ा शौक था प्लांट लगाने का। तो जब हमारे जो सरकारी घर हुआ करता था उस घर में जो है वो कई सारे गुलाब के, अक्सर जहां भी मैंने देखा कि जहां भी पोस्टिंग उनकी हुई तो सबसे पहले वो वहां पे अपने घर, जो अच्छा बड़ा सा घर मिला करता था हम लोग को, सरकारी बंगला मिला करता था, तो उसमें उनका काम था कि वो पहले पता करते थे कि भाई किसी को यहाँ यहाँ माली कौन है, आसपास में माली को बुलाओ और यहाँ पे गुलाब लगवाओ, गेंदा लगवाओ, गुलाब लगवाओ, और ऐसे फ्लावरिंग प्लांट लगवाते थे वो।
तो कई बार है ना क्या करते थे मेरे फादर खुद से, वो गुलाब का, लाल गुलाब का एक प्लांट है मान लो, तो लाल गुलाब के पौधे में वो क्या करते थे, एक दूसरी कलम को लाके जोड़ दिया करते थे व्हाइट गुलाब के। तो एक ही गुलाब के पौधे में व्हाइट गुलाब भी लग रहा है, व्हाइट रोज भी लग रहा है, रेड रोज भी लग रहा है उसमें, और पिंक रोज भी लग रहा है उसमें। जो भी आता था देता था, अरे जस साहब ये तो बड़ा अच्छा गुलाब किया आपने, इसमें देखो 3 तरह का, एक ही गुलाब में 3 तरह के फ्लावर लग रहे हैं। तो वो ग्राफ्टिंग करते थे और मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे 3 तरह। मैंने कहा ये करते क्या है डैडी कि ये 3 तरह का गुलाब निकल आता है इसमें के। जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता तब की बात है। एक्चुअली में ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, एक प्लांट जो होता है उस पर हम कोई दूसरे प्लांट को, दूसरा प्लांट सेम टाइप, एक सिंपल से ग्राफ्टिंग के लिए आपको जो है प्लांट के बीच में बड़ा वेरिएशन नहीं होना चाहिए के। मतलब तो आपने क्या किया कि जनरली हम एक ही स्पीसीज के प्लांट के लिए करते हैं, तो हमने क्या किया उसके वेरिएंट अलग अलग, वेराइटी उसकी अलग अलग हो सकती है। आपने क्या किया, एक तना काट दिया आपने, एक हिस्सा काटा आपने, काटने वाले के निचले हिस्से को, जो रूट, जिसमें रूट प्रेजेंट है उसे स्टॉक कहते हैं, ये भूलना नहीं एग्जाम में आता है, स्टॉक कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा उसे स्कियोन कहते हैं, उसको हम स्कियोन कहते हैं। तो स्कियोन हुआ और स्टॉक हुआ के, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट को हम जोड़ देते हैं, आपस में बांध देते हैं उसको के, और थोड़े समय के बाद क्या, दोनों के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। याद रखिएगा ग्राफ्टिंग जो होती है, ये जो ग्राफ्टिंग होती है, इससे क्या होगा, दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे आपस में, और फिर जो है जो फ्लावर इस प्लांट के जो करेक्टर होगा वैसे फ्लावर हमको देखने मिलेंगे यहां पे। ठीक है, क्लियर। ग्राफ्टिंग, द स्टेम ऑफ ए प्लांट इज कट, एक पौधे के तने को हम काट देते हैं, देन फिटेड टू अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट एंड कवर्ड विद द ग्राफ्टिंग वैक्स के, और दूसरे पौधे के ऊपर आके उसे जोड़ देते हैं और ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर कर देते हैं। ऐसा ग्राफ्टिंग हमको एप्पल्स में देखने मिलता है, ऑरेंजेस में करते हैं, वाटरमेलन में करते हैं, और कई सारे ऑर्नामेंटल प्लांट हुए, जैसे रोज की बात करें, रोज में भी हमको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक करते ही हैं। चलिए, तो यहां पर हमने जो है ब्रीफली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखा, और मैं आपको ये जो मैंने आपको आज बताया ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, तो इसका मैं आपको जो है परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में जो है वो कुछ एग्जांपल्स आपको टेबुलेट फॉर्म में बेटा दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चे एक गलती कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को ना तो डाउनलोड करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को खोले हैं या नहीं खोले हैं, डाउनलोड किए हैं या नहीं किए हैं, प्रिंट निकाला है या नहीं निकाला है, वी गेट एवरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पास में आपकी एक्टिविटी की पूरी सूचना है कि आपने देखा, नहीं देखा, कितनी देर देखा, कितनी देर आपने ऐप में लेक्चर देखा, आपने डाउनलोड्स की शीट किया नहीं किया, आपने डीपीएस को लगाया पूरा या नहीं लगाया, आपने पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन में जंप किए या आपने 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने सारे क्वेश्चन टिक किए नहीं किए आपने। वी गेट एवरी एनालिटिक्स, एवरी इंफॉर्मेशन। बट ऑब्वियस ये बात है कि हम आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं लेते, हम केवल हमारे ऐप के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जो है आपके पढ़ने से जुड़ी हुई है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को देखा करो, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी। अभी जो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट आ रही है वो पिछले बैच से डिफरेंट है। कारण ये कि अभी की परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में कई सारा कंटेंट वो है जो लेक्चर में कवर कंटेंट, जिसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, वो कंटेंट भी वहां प्रेजेंट है। और दूसरा इसके अलावा जो है वो जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सारी वो प्रेजेंट है उसमें, और बिल्कुल एक विजुअल फॉर्म में है, बेहतर फॉर्म में बेटा। ठीक है, चलिए, एवरी ईयर वी हैव टू इवॉल्व, हमें भी अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिलता है, हम भी अपने आप को इंप्रूव करते हैं। तो पिछली बैच की तुलना में इस बार हम और बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली बैच में हमने पूरी शिद्दत से काम किया, हमने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन थोड़ा और इवॉल्व करेंगे अब की बार। तो क्या देख रहे हैं, हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि कई सारे स्पर्म हैं जो एक को फर्टिलाइज करने की रेस में है, और ये जीवन की शुरुआत तो यहीं से हो चुकी होती है, लाइफ की शुरुआत की कॉम्पिटिशन तो यहीं शुरू हो चुका होता है। और आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में वो कहता है जीवन जो है वहां पे, देखिए प्रतिस्पर्धा जो है ना वो तो जीवन का हिस्सा ही है, क्योंकि करोड़ों स्पर्म जो है वो दे कॉम्पीट विद ईच अदर एंड ओनली वन गेट सक्सेस। ठीक है, तब जाके एक व्यक्ति का जन्म होता है। मतलब कॉम्पिटिशन बिगिंस फ्रॉम दी, जीवन बनने के पहले ही वो शुरू हो चुका होता है, उससे बच नहीं सकते हैं हम। अब उसमें यह है कि हमको अपने आप को लगातार इवॉल्व, जो स्ट्रॉन्गर होगा, इवॉल्व करेगा, लगातार अपने आप को मजबूत रखेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। क्लियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। के देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली
बाई पेरेंटल के देखो हो सकता है कि एक ही जीव में मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट हो, कई देयर आर ऑर्गेनिज्म जो बाई सेक्सुअल होते हैं लेकिन उनमें भी मेल और फीमेल गैमेट को बनना पड़ता है, डिफरेंट गैमेट को बनना पड़ता है। अब यदि गैमेट, याद रखना जेनेटिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी एक फिनोमिना है बेटा के, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना उसको भूलना नहीं है, वो है जेनेटिक कॉम्पेटिबिलिटी। क्या है बेटा? जेनेटिक कॉम्पेटिबिलिटी के अनुवांशिक सहयोग बोले आप, क्या बोले उसको संयोग, कॉम्पेटिबिलिटी का हिंदी वर्ड में भूल रहा हूं, तो जेनेटिक कॉम्पेटिबिलिटी मतलब एक समान के, मतलब जो मैच करता है, सूटेबल है, जो सूटेबिलिटी बोल सकते हैं इंग्लिश में हम सिनोनिम के तौर पे हम बोले। तो जेनेटिक सूटेबिलिटी का मतलब होता है कि वे ही गैमेट फ्यूज करते हैं आपस में, वे ही गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन में पूरी 100% जेनेटिक इंफॉर्मेशन में एक जैसी नहीं होती, वही फ्यूज करते हैं। जिनमें एक जैसी होती है वो फ्यूज भी नहीं करते गैमेट। ऐसा है। तो होता यह है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो भले ही बाइसेक्सुअल हो, वे क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी उनका जो मेल ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करेगा और उस दूसरे वाला एनिमल का मेल जो है उनके फीमेल को पार्ट को फर्टिलाइज करेगा। जैसे अर्थवर्म की बात करें, केचुए के अंदर, अर्थवर्म के अंदर जो है बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक, अभी हम कंफ्यूज नहीं करते, अभी बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से बात करते हैं बेटा। और एकदम देखो बेटा, थोड़ा बायोलॉजी में क्या है कि 2 और 2 हमेशा 4 मिलता है ना। बायोलॉजी में प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि 2 + 2 4 होगा, 1 + 2 1 2 होगा, नहीं। बायोलॉजी में 2 + 2 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा और 3 भी होगा। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का सिंबल ये होता है बेटा, फीमेल गैमेट का सिंबल ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है। आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही जीव के अंदर बन सकते हैं ये, या डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है ना। इसका मतलब दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव जो है वो यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी हो सकते हैं, या वो बाइलिंगी, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी, द्विलिंगी हो सकते हैं के। तो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल ये हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और जब ये गैमेट फ्यूज करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं जाइगोट के। गैमेट का फ्यूज करना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको अब फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। गैमेट के फ्यूज करने को हम फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम निषेचन वर्ड का यूज करते हैं। 100% एनसीईआरटी बेटा यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, मतलब गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जो जाइगोट डेवलप होकर एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास करता है। ठीक है, डेवलप करता है उसे। ठीक है, याद रखिएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनेगा। इस दौरान जो विभाजन होगा, जो सेल डिवीजन होगा, वो होगा माइटोसिस होगा। ठीक है, क्लियर। It is an elaborate, complex and slow process as compared to the asexual reproduction. के asexual reproduction की तुलना में, आलैंगिक प्रजनन की तुलना में, लैंगिक प्रजनन एक धीमी प्रक्रिया है, धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है, बड़ी प्रोसेस होती है, इलाबोरेट, और इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। के ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होती है। के इट इज एन इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस के एज कंपेयर टू दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। ठीक है, तो बता, हम समझ गए बात को। हम क्या समझे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, हमने सिंबल देखा उसका, और हमने कहा जीव यूनिसेक्सुअल होगा के या बाइसेक्सुअल होगा के। मतलब यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग होगा, मेल और फीमेल उसमें अलग अलग देखने मिलेगा। अब देखो बेटा यहां पे, ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक चीज हम याद रखते हैं यहां पे कि मैंने आपको बताया ना। ठीक, अब यहां पे एक कुछ चीजें बेटा दिमाग में डाल लीजिए कि जैसे मैंने आपसे कहा सेक्सुअल मतलब मेल अलग फीमेल अलग के, सेपरेट मेल एंड फीमेल। ठीक है ना। एक लिंगी बोला हमने, यूनिसेक्सुअल बोला, तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलेंगे हम डायोसियस, डायोसियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको। ठीक है, यानी एक लिंगी यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, डायोसियस बोलेंगे इसको हम। के फिर हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, मतलब
मेल फीमेल और मेल इन दी सेम ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म में आपको देखने मिलेंगे के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको सेम ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेंगे और इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलेंगे आप मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस क्या बोलेंगे टेस्ट को? मोनोशियस। ठीक है ना, स्पेलिंग है MONOCIOUS, मोनोशियस बोलेंगे इसको हम। ठीक है, क्लियर? छोटी छोटी जानकारी जो लेक्चर के दौरान बताई जा रही है वे सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए कोई गलतफहमी मत रहिएगा बेटा, ये सब एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए देन कम टू द पॉइंट कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द इवोल्यूशन, क्या वो रोल प्ले करता है। सेक्स, मैंने आपको पहले भी कहा है बेटा कि हम जो बायोलॉजी यहां पढ़ रहे हैं बायोमेंटर्स में, तो हमारे सामने बायोलॉजी एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। हम ना 11th के लिए फोकस कर रहे हैं ना 12th के लिए फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है ना, इसलिए जो है कभी इवोल्यूशन की बात आएगी, कभी जेनेटिक्स की बात आएगी, कभी कहीं और चीज की बात आएगी, और वो समझ में हमको आना चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, एक कनेक्शन सीधी एक बार दिमाग में स्टेब्लिश हो गया तो कभी आप लाइफ में गलती नहीं करेंगे, स्पेशली इन बायोलॉजी। ठीक है ना, एवरीथिंग इज वेरी वेरी वेल कनेक्टेड बेटा, अलग अलग नहीं है वो। ठीक है, चलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशन की यदि हम बात करें तो बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स दी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जेनेटिक वेरिएशंस को लेके आता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक के, एंड इट इज दी मेन कैरेक्टरिस्टिक के, जो मुख्य लक्षण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो है जेनेटिक वेरिएशंस को प्रोड्यूस करना। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी ऐसा रिप्रोडक्शन का तरीका, कोई भी ऐसा रिप्रोडक्शन का तरीका, कोई भी ऐसा मेथड जिससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का कोई भी तरीका जिससे जेनेटिक वेरिएशन बनेंगे उसको ब्रॉडली हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या होता है जिससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। नंबर 1, पहला तो ये है कि इसमें होता है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। 11th क्लास में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है बेटा कि मियोसिस में जो है किस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर होता है, कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है, और देखो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, चिंता मत कीजिए। जो 11th के बच्चे हैं जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा है तो चिंता मत करो बेटा, हम मियोसिस और माइटोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना आप समझ लो कि इट इज ए सेल डिवीजन जिसमें कि आप क्रोमोसोम के हिस्सों को आपस में बदल लेते हो। क्रोमोसोम के हिस्से को आपस में बदल लेते हैं आप, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है बेटा इट्स ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर में डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है इसके अंदर। ठीक है, जेनेटिक्स के लिए इंफॉर्मेशन इसके पास में होती है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर क्रोमोसोम जो होते हैं वो रैंडमली जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग अलग आपस में जब म्यूसिस में क्या होता है कि डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होती है, और हैप्लॉइड सेट में क्रोमोसोम नंबर पहले से आधे होते हैं, तो वो जो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर है वो भी यहां पर होता है अलग अलग के। तो क्या होता है, इसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इतना याद रखो, जो बता रहा हूं उतना पॉइंट याद रखो कि स्वतंत्र अपभ्रमण, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि एक ही जो है क्रोमोसोम जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं होती। मतलब यह है कि मदर और फादर के क्रोमोसोम अलग अलग होंगे। जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो अपना गैमेट बनाएगा ना, तो उसमें एक सेट क्रोमोसोम का मदर से आया था, एक फादर से आया था। जब वो गैमेट बनाएगा तो वो सेट अलग अलग होंगे। ठीक है, तो वो अलग अलग होना ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। फिर फर्टिलाइजेशन रैंडम होता है, कौन सा मेल गैमेट किस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा ये भी हम नहीं जानते हैं। होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन भी रैंडम होता है, एंड विच स्पर्म फर्टिलाइज विच एग के, कोई भी स्पर्म जो है किसी भी एग को फर्टिलाइज कर सकता है, ये भी एक रैंडमनेस है। तो इसके चलते क्या होता है कि डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, कई सारे इसके चलते जो है वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है ना, जैसे रूबिक क्यूब देखा आपने, वो क्यूब होता है जिसमें अलग अलग कलर होते हैं कि कलर मैच करना होता है रूबिक क्यूब में। ठीक है, उसमें चूंकि कलर अलग अलग होते हैं इसलिए मैच करने में आपको जो है वो एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। यदि वो सारे एक ही कलर के हों तो क्या मेहनत लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है ना, मतलब इतनी सी है बात है
कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे को पर्पस ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है जिनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, जिनके अंदर अनुवांशिक तौर पे, जेनेटिक्स के तौर पे, डीएनए के लेवल पे अंतर होता है, और वो अंतर के लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो ऑपरेट करनी पड़ेगी। और प्रोसेस क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक प्रोसेस है, रैंडमनेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए अब देखिए इसका कितना इस इंफॉर्मेशन का एक हम रूप देखते हैं जेनेटिक्स के अंदर। वो ये है कि आप देखिए कि जिन लोगों में क्लोज रिलेटिव में मैरिज होती है, देयर आर कई अफ्रीका में कई कबीले हैं ऐसे जिनमें मैरिज एक ही कबीले के अंदर हो जाती है कई बार। तो पाएंगे आप कि जिन लोगों में मैरिज, विवाह जो है वो निकट संबंधियों में होता है, कि क्लोज रिलेटिव में होता है, ब्लड रिलेशन में होता है, कई लोग कई समुदाय में ऐसा होता है, अधिकांश में नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो उन लोगों में आपको जेनेटिक डिसऑर्डर अधिक संख्या में देखने मिलेंगे। क्लेफ्ट पैलेट देखने मिलेगा आपको, ऊपर का तालु कटा हुआ होगा, क्लेफ्ट लिप देखने मिलेगा, होंठ कटे हुए होंगे। ठीक है, आपको कई ऐसे करेक्टर देखने मिलेंगे जेनेटिक डिजीज, क्योंकि क्या होता है, क्लोज रिलेटिव में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो अधिक वेरिएबल नहीं होती है, तो इसलिए ऐसे जीन जो हार्मफुल जीन है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कभी कि आप देखेंगे कि जैसे हिंदू मैरिजेज में क्या होता है कि पता करते हैं भाई कि यदि शादी करना है लड़की की या लड़की की शादी करना है तो भाई गोत्र क्या है, अच्छा किस कहां के हैं, कौन लोग हैं, दूर मतलब कोई संबंधी नहीं होगा, ना मामा की तरफ का ना बुआ की तरफ, कोई संबंधी नहीं होगा। दैट इज द परफेक्ट मैच वो बोलते हैं। जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाता है कि जितना डिस्टेंट में रिलेशन होगा, जितना डिस्टेंट व्यक्ति होगा उतने अधिक डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगे, और उससे जो है वो ऐसी बीमारियां जो क्लोज रिलेटिव में मैरिज करने पे फैल सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, वो नहीं होंगी। अब इसके पीछे का डिटेल कारण क्या है, विस्तार जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में के। आप इतना समझ लीजिए कि मैंने कहा ना आपसे, हर लेक्चर के बाद आपके दिमाग में अगले एपिसोड में क्या होगा ये रह जाएगा, और ये रहना चाहिए। और ये नहीं रह रहा है तो ये मेरा भी फेलियर है और आपका भी फेलियर है कि आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं और मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि टू एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द फर्स्ट थिंग टू विन द वॉर। यदि आप गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप कभी बड़ा वॉर नहीं जीत सकते लाइफ में। मैंने हमेशा कहा है आपसे कि नेवर थिंक अबाउट योरसेल्फ, कभी अपने बारे में ये मत सोचिए कि आप महान हैं, ये सोचिए कैसे महान बन सकते हैं, और पूरी जिंदगी ये सोचिए, दुनिया आपको महान बोलती है तो भी यही सोचिए कि महान बनने के लिए और क्या कर सकते हैं, बेहतर और क्या कर सकते हैं, बिकॉज सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है, चलिए तो अभी क्या कहा मैंने आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वैल्यू पर बात करें तो हम बोलते हैं कि इससे जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, और इन जेनेटिक वेरिएशंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, मियोसिस में होने वाले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है रैंडम अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का रैंडम अलाइनमेंट होता है और फिर वैसे वो सेपरेट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है। अब ये दोनों प्रोसेस को बेटा बिल्कुल दिमाग में केवल नाम याद रखिए आपको चिंता मत करना, आप ये मत बोलना सर समझ में नहीं आया मेरे को, के ये हम आगे डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है ना, अभी हम लेक्चर से स्विच करके वहां नहीं पहुंचेंगे हम। फिर रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है कि कोई कौन सा स्पर्म कौन से एक को फर्टिलाइज करेगा ये भी निश्चित नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमको जेनेटिक वेरिएशंस प्रोवाइड करता है, और यही जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं वो इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। जैव विकास में कच्चा पदार्थ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, वो मिलता है इवोल्यूशन से मिलता है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब देख लेते हैं यहां पे हम डट के। अब हमने क्या किया, हमने दो कॉलम बनाए के, एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के, क्या फायदा क्या नुकसान। देखो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर तो पहले हम कर चुके थे, अब अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, नीट के लेवल पे लेके जाना पड़ेगा हमको, और नीट के लेवल के, बल्कि मैं कहता हूं आपसे कि आप हमेशा नीट के लेवल से थोड़ा 10-20% लेवल अपना ऊपर रखिए। मुझे आप में से टॉपर चाहिए, मुझे नहीं मालूम कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं, मुझे इतना मालूम है कि मेरे कमांडोज को इतना मेहनत तो करना पड़ेगा कि बायोमेंटर्स का नाम नंबर 1 पे होना चाहिए। कहां होना चाहिए, 1 नंबर पे, अभी नहीं है। जब तक हमको टॉपर नहीं मिला जाता, हमको चाहिए कि टॉपर्स बच्चे ने, हमको चाहिए कि हर मेडिकल, देखिए आज भी देश के कई सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर बायोमेंटर्स के कमांडोज भरे पड़े,
बड़ी संख्या में बड़ा परिवार है हमारा। किसी कॉलेज जाएंगे आप पूछेंगे, एवरीबडी नोज बायोमेंटर, और कहीं कोई ना कोई बच्चा वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, हम चाहते हैं ये फिगर और बढ़े, हम चाहते हैं टॉप के कॉलेजेस के अंदर भी आप पहुंचे हैं। लास्ट ईयर 27 स्टूडेंट जो है वो एम्स के अंदर पहुंचे। ये नंबर बढ़ना चाहिए, ये 270 होना चाहिए। नीट के हर कॉलेज के अंदर जो है 15 से 20% स्टूडेंट जो है वो बायोमेंटर्स होना चाहिए। इतना तो मेहनत करना पड़ेगा मेरे को भी और आपको भी, है ना बेटा। चलिए अब लिखते हैं पहला कॉलम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा कॉलम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरफ लिखा हमने, जिससे दिखाना बेटा टेबल बनाया मैंने बनाया ऐसे के, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको नोट करना बेटा। ठीक है, अभी कर लोगे ना तो वेल एंड गुड। देखिए एडवांटेज में लिखा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हम एडवांटेज वाले कॉलम में लिखते हैं हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी, अधिक अनुवांशिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडवांटेज में क्या लिखा हमने, सेव एनर्जी, ऊर्जा बचती है। ठीक है, कम एनर्जी में होता है काम, जबकि एनर्जेटिकली देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा हमने फैसिलिटेट्स एडॉप्टेशन, अनुकूलन को यह बढ़ावा देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा हमने कर्टशिप इज ए नॉन इशू, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल को संसर्ग करना पड़ता है, कॉपुलेशन करना पड़ता है, तब जाके वो हो पाएगा। यहां पे कर्टशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कर्टशिप मतलब होता है कॉपुलेशन, सेक्सुअल कांटेक्ट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीड अप इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को ये स्पीड अप करता है। ठीक है, क्लियर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फिटनेस फॉर ईच इंडिविजुअल, के एक जीव के लिए वो फिटनेस को बढ़ाता। अब आप बोलोगे सर ये तो कंट्राडिक्ट कर गया पॉइंट। नहीं बेटा, ये कंट्राडिक्ट नहीं किया पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक बेहतर जीव जो होता है ना, उसकी जो संतानें हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपने एक, सुनिए बात करके ध्यान सुनिए, ये थोड़ा सा आगे की चीज है। क्या होता है कि आपने बड़ा मेहनत किया लेबोरेटरी में और आपने एक ऐसा प्लांट डेवलप कर लिया जो कि बड़ा अच्छा हाई वैरायटी का है, लेकिन उसके सीड जो है उसमें उसके जेनेटिक कैरेक्टर सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग होते हैं कैरेक्टर। तो आप क्या करते हो, कई अच्छी वैरायटी के जो प्लांट होते हैं उनकी नर्सरी जाते हैं, आप पौधा लेके आते हो, सीड नहीं लेते, पौधा लेके आते हो, क्योंकि वो उसके वेजिटेटिव पार्ट से लगाएगा होता है। यदि हाई वैरायटी का प्लांट बनाया आपने तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उसके वेजिटेटिव पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके आप सेम वैरायटी को मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर यदि अच्छे कैरेक्टर इकट्ठे होते भी हैं तो कई बार जो है वो कैरेक्टर आपस में सेग्रीगेट भी कर जाते हैं, अलग अलग भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको लेके कंफ्यूज, ये बेसिकली दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू दी क्रॉप इंप्रूवमेंट, ये पॉइंट क्रॉप इंप्रूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनर्जेटिकली कॉस्टली प्रोसेस के, तो इसमें मोर एनर्जी खर्च होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी का होता है। ठीक, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कर्टशिप इस टाइम और रिसोर्स कंज्यूमिंग के, यानी जो मेल और फीमेल का संसर्ग है उसमें वक्त लगता है और जो है उसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इन्वायरमेंट से एडॉप्टेशन कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ पे कारण ये है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती यहाँ पे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यूजुअली सैक्रिफाइसेस द फिटनेस ऑफ वन सेक्स टू अनदर, के कहने का मतलब ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यदि मान लीजिए 10 ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 10 ऑर्गेनिज्म बने, 10 का फिटनेस लेवल 10 के 10 इन्वायरमेंट में सेम प्रकार से परफॉर्म करेंगे, ये नहीं होता है। कुछ जीव अच्छे से परफॉर्म करेंगे, कुछ जीव पीछे रह जाएंगे उस सेट के। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतानें बन रही हैं वे एक समान इक्वली फिट नहीं होती इन्वायरमेंट के लिए, कुछ बेहतर होती हैं, कुछ कम बेहतर होती है, तो कुछ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और वो धीमे धीमे हटते चले जाते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन हो ही नहीं पाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट इवोल्यूशन फ्रेंडली, इवोल्यूशन उसमें नहीं हो पाता है। ठीक है ना, क्लियर। इसीलिए अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोगों ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर ये बताइए कि आपने बताया चिंपैंजी से आदमी बन गया, मंकी से बंदर से जो है वो इंसान का विकास हुआ, लेकिन कभी ये क्यों नहीं बोला आपने कि पोरीफेरा से ये बन गया? कभी ये क्यों नहीं बोलते आपके सिलेंटेटा जो बाहर निकला सिलेंटेटा समुद्र से, हा 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 देख मैं इंसान से भी डेवलप होकर आ गया, ऐसा क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि भैया वो अधिकांशतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं। ठीक है, और जितने लोअर एनिमल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करेंगे, लोअर प्लांट्स हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि हंसता हुआ कोई प्लांट बाहर निकल आया कि मैं तो एलगी था, आप देखो मैं बढ़ गया, बड़ा पेड़ बन गया। नहीं, दे प्रेफर फ्रेगमेंटेशन, दे प्रेफर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड whenever they perform sexual reproduction to save their life। तो उनमें क्या प्रॉब्लम है कि उनमें जो है वो आपको इवोल्यूशन रुक गया उनमें, लेकिन
मंकीज, प्राइमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कैरेक्टर वेरिएशन करते चले गए, तो इवोल्यूशन होता चला गया। तो इवोल्यूशन को स्पीड अप करने के लिए, इवोल्यूशन को लगातार बनाए रखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे बेटा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।